हाय एवरीवन। आज फिर से एक नया टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्लास 11 स्टैंडर्ड का है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन पहले कैसे होता है और फिर कैसे आइंस्टाइन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझाया और किस तरह से उन्होंने उसका एक इक्वेशन भी बनाया है। तो ये सारे पॉइंट आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। ओके, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, कुछ ऐसा एक्टिव मेटल्स होता है जैसे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। बच्चों, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं इन द सेंस कि अगर आप ये इतना ज़्यादा एक्टिव है कि अगर आप इसके ऊपर लाइट भी शाइन करते हैं, अगर इसके ऊपर रोशनी भी गिरता है, फोटो गिरता है, लाइट गिरता है, तब भी इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्साइटेड होके जंप कर देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लगते हैं। इस फिनोमिनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ओके, द फिनोमिनन ऑफ emitting electrons from the surface of some active metals such as, जैसे हो गया आपका पोटाशियम, फिर हो गया रुबिडियम, फिर हो गया सीजियम, एक्सेट्रा। ओके, so the phenomenon of emitting electrons from the surface of some active metals such as potassium, rubidium, cesium, okay, when light falls on their surface, तो इस फिनोमिनन को हम लोग बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट है। द वर्ड फोटो इज रिलेटेड टू द लाइट। तो जब भी कुछ इस तरह का एक्टिव मेटल्स होते हैं जो उसके ऊपर जब लाइट एज ए रेडिएशन गिरता है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और वो जंप कर जाता है और वो एमिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं या हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका मेटल का सरफेस है, ये आपका मेटल का सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका मेटल का सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। अब आपने क्या किया, इसमें लाइट एज ए रेडिएशन यहां पे फॉल कराया। ठीक है, तो ये रेडिएशन क्या हुआ, ये रेडिएशन आके हिट करता है इस एक्टिव मेटल का सरफेस को। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो है लाइट। ठीक है, ये लाइट है। नाउ प्लैंक क्वांटम थ्योरी से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, उन्होंने इस प्रोसेस को प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो ये कैसे हुआ, चलो समझते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रेडिएशन गिरता है विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली एक्साइट हो जाता है। अब आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो लाइट या कोई भी रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशंस एक्चुअली बनता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो जैसे ही ये फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी,
ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं और ये तुरंत विद इन नो टाइम, एकदम तुरंत ये क्या होता है, वो अपना ऑर्बिट से निकल जाता है या एमिशन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस से निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक और या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या है, इसका ये तो हो गया डेफिनेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला जो कि आइंस्टाइन ने इसको समझाया था। देखिए, हम लोग को पता है कि कोई भी रेडिएशंस जब फॉल करते हैं वो रेडिएशंस के अंदर में पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। अब बच्चों, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा कहते हैं या हम लोग इन केस ऑफ लाइट इसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। अब एक फोटॉन्स का एनर्जी कितना होता है, ये फोटॉन्स का एनर्जी है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ठीक है, यहां पे E क्या है, E है एनर्जी जो कि इस रेडिएशन से आ रहा है, जो कि इस फोटॉन्स का एनर्जी है, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और न्यू क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी पर फोटॉन्स ये कैरी कर रहा है। अब सोचिए कि जब ये फोटॉन्स इसको हिट करेगा, ये फोटॉन्स जब जैसे ही उस फोटोन जाके वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रुकिए, क्या इसका सारा एनर्जी एक्साइटेशन करने में चल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है जो कि हर एक फोटॉन्स को मस्ट उसमें होना चाहिए, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल सकता है। आई मीन कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्साइटिंग एनर्जी होता है जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए हम लोग को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा एंड दैट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड होता है। मतलब क्या हुआ कि आपको वो रेडिएशंस में मिनिमम उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रहना ही रहना है कि जितना इसका वर्क फंक्शन है, जितना इसको एक्साइट करने के लिए मिनिमम लगता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने एनर्जी दिया था, मैं यहां पे लिखूं थोड़ा, तो मैंने एनर्जी दिया था E इज इक्वल टू H न्यू। ठीक है, अब इसमें से कुछ एनर्जी इसको एक्साइट करने के लिए लग गया, मतलब जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको एक्साइट करने के लिए लग गया, मतलब इसको जस्ट निकालने के लिए इतना एनर्जी देने के लिए लगा कि वो एक्साइटेड हो जाए, इलेक्ट्रॉन अब वो ऑर्बिट में ना ठहर पाए, इतना ज्यादा अपने एनर्जी दे दिया। तो उतना सफिशिएंट या मिनिमम एनर्जी को हम लोग EW या वर्क फंक्शन कह रहे हैं, जिसका वैल्यू है H इंटू न्यू नॉट। अब देखिए, हर एक एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आपने इस फोटॉन्स को यहां पे दिया तो उसके लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड था, तो जैसे ये आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कह रहे हैं, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखिए, फिर से बता रहे हैं, जैसे मैंने ये एनर्जी को यहां पे फॉल कराया, तो इस एनर्जी का वैल्यू है E इज इक्वल टू H न्यू, लेकिन इसको मुझे एक्साइट करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा हो गया, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग वर्क फंक्शन कह रहे हैं, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन के लिए तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए। बच्चों, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी which is associated with the minimum amount of energy जो कि
हमको एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि मैंने ई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, चलिए उसमें से मैंने ई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ये देखिए ई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब उसमें से कुछ चल गया एज ए वर्क फंक्शन, मैं ई डब्ल्यू लिख रहा हूं। बाकी का एनर्जी क्या हुआ? तो बाकी का एनर्जी जो बचा हुआ है वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में मदद कर रहा है। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जब भी किसी का बढ़ता है या जब भी किसी सिस्टम में आता है तो वो उस पार्टिकल को या सिस्टम को मोशन में लाने का मदद करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बच गया, मतलब आपने ये अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन में चला गया, बाकी का जो एनर्जी बचा वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने के लिए काम में लग गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल में या यहां से जैसे एमिशन होगा तो उसको एक काइनेटिक एनर्जी, उसको मोशन में तो आना है, तो वो मोशन में आने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी वहीं पे काम में लग जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे टोटल तब एनर्जी कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो गया। मतलब आपने ई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लाइट से आ रहा है पर फोटॉन्स के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉल कराया, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन निकल गया, मतलब उसको एक्साइट करने के लिए चल गया। बाकी जो एनर्जी बच रहा है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए मदद कर रहा। मतलब अब आगे का जर्नी इलेक्ट्रॉन जो मोशन में आएगा या उसको कैरी करने के लिए मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इस एनर्जी का हिसाब। अब देखिए, नाउ एक चीज सोच के देखिए, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा दूर तक भागेगा, भागेगा कि नहीं? सोच के देखिए, आपका अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा दूर तक भाग पाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा दूर तक भाग पाया तो हम लोग का तो काम बन जाएगा, हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को वी कैन यूज इट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, राइट। तो एक चीज सोचिए कि अगर मेरा एनर्जी जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन का एनर्जी अगर ज्यादा हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है, वो तो ज्यादा हो नहीं सकता है, तो वर्क फंक्शन लेने के बाद बाकी जो एनर्जी बचेगा, जो कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बचेगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन दूर तक भाग पाएगा या उतना ही ज्यादा ये मोशन में आएगा और उस एनर्जी को काम में लगा के आगे तक बढ़ पाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहां से हम लोग एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, E का वैल्यू क्या है? h न्यू, तो मैं यहां पे h न्यू लिख रहा हूं। बच्चों, EW जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कह रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है h न्यू नॉट। बाकी आपका बच रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं, ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर। सो मैं लिख रहा हूं हाफ mv²। यहां पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ke ना लिख के मैं यहां पे लिख रहा हूं हाफ mv², ठीक है। तो चलिए h न्यू को एक साइड में लाते हैं, तो इससे बन गया h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आप यहां से h को कॉमन ले लीजिए, मैं इधर कर रहा हूं। अब ये दोनों में से h को कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन चल गया, न्यू माइनस न्यू नॉट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको हम लोग फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इज योर फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि आइंस्टाइन के दिया हुआ है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने कितना आसानी से हम लोगों को एक कॉम्प्लिकेटेड चीज समझा दिया, ठीक है। तो फिर से देखिए कि यहां पे आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना ज्यादा होगा
पॉसिबिलिटीज उतना ही रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा रहे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन में जितना एनर्जी को वेस्ट करना है करेगा, उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियल एनर्जी का जितना भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके ऊपर भी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ पे वर्क फंक्शन से बाकी जो हाथ में बचा हुआ एनर्जी रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का आगे का जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूदर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर आई एंड द वीडियो। देखिए बच्चों, जब कोई रेडिएशन ट्रैवल करता है, जब कोई रेडिएशन ट्रैवल करता है या हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन करता है, तो प्रोपागेशन के टाइम में हम लोग उसको एज ए वेव ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग एज ए वेव ट्रीट करेंगे। मतलब जब कोई रेडिएशन, अब रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट का बात कर लीजिए, जैसे लाइट ट्रैवल करता है, तो जब लाइट प्रोपागेट करता है, व्हाइल द प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मतलब जब वो ट्रैवल कर रहा है तब हम लोग उसको एज ए वेव ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वो किसी मैटर को स्ट्राइक कर रहा है, जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है, एक एटम को स्ट्राइक कर रहा है, तो लाइट या वेव या रेडिएशन जब कोई मैटर को स्ट्राइक कर रहा है तब हम लोग उसको पार्टिकल नेचर मान के चलेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे फोटोन्स या क्वांटा इस तरह के टर्म्स यूज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई रेडिएशन ट्रैवल कर रहा है, वाइल प्रोपागेटिंग, जब वो ट्रैवल कर रहा है तब आपको हमेशा उसको वेव मान के चलना है। लेकिन वही वेव जब कोई मेटल को या मैटर को स्ट्राइक कर रहा है, तब जब वहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तब वहां पे लेकिन आपको पार्टिकल जैसा ट्रीट करना होगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या ट्रीट किए हैं, यहाँ पे मैंने फोटोन्स का बात किया है, लेकिन जब ये ट्रैवल कर रहा था तो ये वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था, और यहाँ पे जब वो एनर्जी को एक्सचेंज किया तो फोटोन्स क्या किया, जाके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, और वो फोटोन्स क्या किए, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दिए। तो अगर फोटोन्स में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप पहले से ही दे देते हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज होगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया और फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशंस भी समझ में आ गया, और व्हाट इज वर्क फंक्शन वो भी समझ में आ गया होगा। तो वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए लगता है। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बच्चों, इससे न्यूमेरिकल आता है तो पहले तो आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझे, उसके बाद ही आप सक्सेसफुली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और मन लगा के पढ़ाई करो। बाय बाय।